कि जो मैंने रतन लाल जी से सवाल किया, मेरे जहन में आता है कि जो पौराणिक पुस्तकें हैं, जो ग्रंथ जिसको कहते हैं, वो चाहे वाल्मीकि जी ने लिखी हो या वेद व्यास का हो या अभी आधुनिक ग्रंथ की बात करें आजाद भारत की, तो बात आ जाती है सीधा हमारे डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर। तो आप जो है इसको किस तरह से देखते हैं? सारे ग्रंथ जो है उसको लिखने वाले यही लोग हैं, फिर इनको क्यों बोलते हैं कि अयोग्य है, प्रतिभा इनमें नहीं? समस्या प्रतिभा की नहीं है, समस्या, आपकी आवाज सर अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी, समस्या प्रतिभा की नहीं है। समस्या जो है उससे भी ज्यादा गहरी है, वह है विश्व दृष्टिकोण की। एक प्रतिभाशाली हो सकता है लेकिन उसका विश्व दृष्टिकोण गलत हो सकता है। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के पास में, जो कि हमारे यहाँ प्रतिभाशाली लोग थे, लेकिन उनका विश्व दृष्टिकोण गलत था क्योंकि वे वर्णाश्रम व्यवस्था की हिमायत करते थे। मैं नहीं कह रहा हूं कि जो पुराने जो लोग थे वो सब प्रतिभाशाली नहीं थे, लेकिन बाई चांस की बात है कि एक व्यक्ति आया जिसने कि एजेंडा बना दिया। अब जाहिर है कि ज्योतिबा फुले को तो इसका श्रेय जाता ही है कि उन्होंने एजेंडा बना दिया। अंबेडकर को अकेले इसका श्रेय जाता है, उन्होंने जाति को एक नेशनल एजेंडा बना दिया। मैं एक अन्य चीज ऐड करना चाहता हूं इसमें पूरे बहस में, वो ये कि अगर जब तक आप ये जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के फ्रेमवर्क में चीजें चलती रहेंगी और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स चलती रहेगी, आप ये तय मानिए आरएसएस को आप पछाड़ नहीं सकते। हमारे अधिकतर लोग, चाहे वो दलित हों चाहे वो गैर दलित हों, ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के फ्रेमवर्क में ही सोचते हैं। मैं 2 उदाहरण दे रहा हूं, आपको ये बात समझ में आएगी। दक्षिण अफ्रीका में क्रांतिकारियों की सरकार और क्रांतिकारियों के समर्थकों की सरकार है, और दक्षिण अफ्रीका में अब जो है वो सिर्फ ब्लैक्स की सरकार है। सत्ता परिवर्तन के बाद दक्षिण अफ्रीका की शक्ल क्या बनी है? कभी हमने सोचा है इस बात को? आप जोहानसबर्ग में 5 बजे के बाद निकल नहीं सकते, पूरे समाज का अपराधीकरण किया जा चुका है। काले लोग होंगे, काले लोगों की सरकार होगी तो जरूरी नहीं है कि समाज में खुशहाली आएगी, यह भी संभव है अपराधीकरण हो। अमेरिका में तो सारे इक्वालिटी के कानून बहुत स्ट्रिक्टली लागू किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद ब्लैक्स के साथ में जो भेदभाव है वो चरम पर है। पूरे का पूरे राज्य भेदभाव के शिकार हैं। ब्रिटेन में इक्वालिटी है लेकिन भेदभाव है, जो गैर श्वेत लोग हैं। समस्या भेदभाव की, और समस्या यह है कि आप कौन सी चीज देखना चाहते हैं इस समाज में। आप मनुष्य देखना चाहते हैं या व्हाइट्स देखना चाहते हैं, हिंदू देखना चाहते हैं या ब्लैक्स देखना चाहते हैं? मैं सभी अपने दोस्तों से यह अनुरोध करूंगा कि ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के फ्रेम के बाहर निकल के मनुष्य को जब तक आप केंद्र में नहीं लाएंगे तब तक आप इससे लड़ नहीं सकते। सेकंड चीज जो कि आज के युग के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका कि ड्रॉबैक कह सकते हैं आप, वो दलित राजनीति में भी रहा है डे 1 से। हिंदुस्तान की इक्वालिटी के लिए बेहद जरूरी है कि कारपोरेट पूंजी का नेशनलाइजेशन किया जाए। दक्षिण अफ्रीका में जो आज भी जो दंश की तरह जो चीज फंसी हुई है वो ये कि सत्ता परिवर्तन के बावजूद बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संपत्ति का नेशनलाइजेशन नहीं कर पाए नेल्सन मंडेला। आप के लिए राष्ट्रीय संपत्ति का नेशनलाइजेशन इशू होता ही नहीं है, ना अम्बेडकर के लिए था, ना अम्बेडकर के पंथियों के लिए है। मुझे चाहिए कारखाने, लेकिन मुझे कारखानेदार नहीं चाहिए। वर्ग की लड़ाई है ये जाति की लड़ाई नहीं है। वर्गीय शासन की समस्या है ये। मुझे इक्वालिटी चाहिए, मुझे शिरकत चाहिए, मुझे कंपटीशन के लिए इक्वल ग्राउंड चाहिए, और मुझे अपने लिए नौकरियां भी चाहिए, विकास के समान अवसर चाहिए। आप क्या विकास के कुछ बोलना चाह रहे हैं? आपकी बात पे कुछ बोलना चाह रहे हैं संजीव? बोलिए संजीव, क्या बोल रहे हैं? आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिए। हाँ, जब आपने अभी कह दिया तो एक सर के उसमें एड ऑन करना चाहता था, बाकी 30 सेकंड बाद में भी दीजिएगा, सर बोल लें तो। नहीं, बोलिए। ये कि बाबा साहब अम्बेडकर सर जमीनों के राष्ट्रीयकरण की भी बात कर रहे थे और उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की भी बात कर रहे थे, तो ये सिर्फ मैं एड ऑन कर दूं, बाकी सर पूरा कर लें तो मुझे 30 सेकंड चाहिए। स्टेट एंड माइनॉरिटी में अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है।
मैं देखिए, जो असल समस्या है वो, जाए इसमें। असल समस्या ये कि जो आपके पास में पॉलिटिकल एजेंडा है, उस पॉलिटिकल एजेंडे का एम्फेसिस किसकी तरफ है? अगर आपने नींव डाली है कि आपको कॉर्पोरेट हाउसेस का विकास करना है, तो आप तय मानिए इक्वलिटी का विकास होगा, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है। सारी दुनिया का अनुभव है, अमेरिका जाइए, ब्रिटेन जाइए, फ्रांस जाइए, जर्मनी जाइए, जहां सबसे विकसित डेमोक्रेसी है वहां जाइए, वहां सबसे ज्यादा विक्टिमाइजेशन है। फ्रांस से अच्छी डेमोक्रेसी दुनिया में कहीं नहीं है। समस्या गहरी है क्योंकि हम कॉर्पोरेट हाउसेस के पूंजी के राष्ट्रीयकरण की बात को राष्ट्रीय स्तर पर लागू नहीं कर पाए। अंत में जो चीज मैं शेयर करके बात खत्म करूंगा, सबसे बड़ी समस्या इसके अलावा क्या आ रही है? सबसे ज्यादा विकृतीकरण हो रहा है विचारों का, कॉन्सेप्ट का, जातियों का, उनके नाम का, उनकी सामाजिक भूमिका का। ये जो विकृतीकरण है, इस विकृतीकरण ने लोगों को एक तरह से कंफ्यूजन की स्थिति में डाल दिया है। तो जब बात हो तो उनको सही नाम से पुकारा जाना चाहिए, सही कॉन्सेप्ट में पुकारा जाना चाहिए। हम एकेडमिक्स के लोग हैं तो हम कम से कम इतनी तो हम रक्षा करने का दायित्व हमारा बनता ही है। और जो लोग ये कहते हैं कि भाई पूछिए ना, लालू यादव की और उनकी पार्टी की सरकार थी बिहार में, एजुकेशन में क्यों नहीं वो उन लोगों को ला पाए ऊपर के पदों पर, जिम्मेदारी के पदों पर, प्रशासनिक पदों पर, जिन्हें हम लोग ओबीसी कहते हैं, दलित कहते हैं। यह अचानक नहीं है, अचानक नहीं है कि आपको रिजर्वेशन तो चाहिए, लेकिन जब शिक्षा में नौकरी लगाएंगी जो कि राज्य के अधिकार में थी, आज भी हैं, आप उसके लिए प्रयत्न नहीं करेंगे कि किसी भी तरह से अपॉइंटमेंट हो, आप तब भी वहां यही होगा, कोई भूमियार आएगा, कोई राजपूत आएगा, कोई दूसरा आएगा और उसी का अपॉइंटमेंट होगा। ये दो चीजें एक साथ नहीं चल सकती। मुझे राजनीति में तो रिजर्वेशन चाहिए, मुझे विधानसभा में रिजर्वेशन चाहिए, लेकिन जब वाइस चांसलर की, जैसा कि उन्होंने अभी मेरे पहले एक वक्ता ने कहा, बहुत अच्छी बात कही, जब आपको वाइस चांसलर बनाना होगा तो आपको बिहार में आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, लालू प्रसाद यादव के जमाने में कितने यादव वाइस चांसलर बनाए गए, ये जो अखिलेश यादव उनके जमाने में कितने लोग वाइस चांसलर बनाए गए, मायावती के जमाने में कितने दलित को वाइस चांसलर बनने का मौका मिला। नहीं, आपके एजेंडे पे दलित नहीं है, आप झूठ मत बोलिए। एमएलए बनना दलित का उद्धार नहीं करेगा, बल्कि शिक्षा में अगर दलित को प्रमुखता से स्थान दिया जाएगा, प्रशासनिक स्तर पर स्थान दिया जाएगा, तो निश्चित तौर पर दलित का भला होगा, ओबीसी का भला होगा। लेकिन आप तो ये करते नहीं है। आप तो जब कोई सवर्ण जाता है तो आप उससे प्रभावित होते हैं, आप उसको अपॉइंटमेंट देते हैं। आप रिकॉर्ड उठा लीजिए इनकी सरकारों के सारे। अंत में मैं ये चीज हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि इक्वलिटी के एजेंडे के बिना और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के परिप्रेक्ष्य के बाहर जाके लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य के बिना आप दलित की, ओबीसी की, एससी एसटी की हितों की रक्षा नहीं कर सकते।